Zeroth order tensor. Suppose phi is a function of x and phi bar denotes the functional value under transformation of new coordinates. X bar is equal to x1 bar, x2 bar, xn bar are if phi x1, x2, xn is equal to phi bar, x1 bar, x2 bar, xn bar, then phi is called scalar or invariant with respect to coordinate transformation if it does not change on coordinate transformation. तो सिंपल वर्ड में अगर बात करूं, आपका कोई फंक्शन दो डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में सेम वैल्यू दे, हम उसे स्केलर फंक्शन कहते हैं या उसको इनवेरिएंट कहते हैं। और उस इनवेरिएंट को या उस स्केलर को हम टेंसर ऑफ ऑर्डर जीरो कहते हैं या जीरो ऑर्डर टेंसर कहते हैं। फर्स्ट ऑर्डर टेंसर कंट्रावेरिएंट फॉर्म। अच्छा, पहले दो चीजें आ जाएंगी इसमें। एक तो फर्स्ट ऑर्डर को हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर वो होगा जिसका इंडेक्स 1 होगा। कंट्रावेरिएंट फॉर्म वो होगी जिसमें इंडेक्स हम टेंसर के या जो हमने वो टर्म ली है उसके हेड पे होगा। A set of n quantities ai in the coordinate system x is equal to x1, x2, xn is said to form the components of the contravariant tensor of order 1 if it related to another set of n quantities a bar p। आप यहाँ पे p की बजाय कुछ भी लिख सकते थे, वहां पे i लिखा था, यहाँ पे j लिख सकते थे, q लिख सकते थे, इट्स अप टू यू। तो बुक वाले ने p लिखा होगा, मैंने भी p लिखा। इन एन कोऑर्डिनेट सिस्टम x bar is equal to x1 bar, x2 bar, xn bar by the transformation equation। अगर कहते हैं इस इक्वेशन के तहत हम इन्हें लिख सके तो हम इसे कहेंगे कंट्रावेरिएंट टेंसर ऑफ ऑर्डर 1। अच्छा, यहाँ पे मैं इस टर्म को ये भी लिख सकता हूँ। आपने जो सिंपल टेंसर पढ़ा था उसमें एल पी आई और ये ए आई और यहाँ पे ये ए बार पी इस फॉर्म इज इक्वल टू दिस वन। इस तरह भी कह सकते हैं दिस टर्म स्टैंड फॉर डायरेक्शन कोसाइन, या इसको अगर मैं ये कहूँगा, ये ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में हम डेल्टा लिख लेते हैं, डेल्टा पी आई और ये ए आई और यहाँ पे ए बार पी। इस टेंसर को हम कहते हैं टेंसर ऑफ ऑर्डर 1 कंट्रावेरिएंट में। ये हेड पे लिखा हुआ था तो ये कंट्रावेरिएंट है। यही टर्म हम इधर बेस पे लिख देते हैं तो कोवेरिएंट हो जाता है। इसी को, इस नोटेशन को हम डिफरेंट फॉर्म दे दें या इसकी वेरिएशन दें, तो वेरिएशन में मैं यहाँ पे ये p है, ये p i और i पहले आप सिर्फ इस डमी इंडेक्स को राइट साइड पे वेरिएशन दे दो, यहाँ पे दोनों इकट्ठी दे दी हैं। a बार इज इक्वल टू पार्शियल x1 और दिस वन एंड ये सारी साइड पे लिख दी। ये a2 मैं वहां पे अगर उसी में बैक लिखना चाहूँ तो मैं इसे लिखूंगा, ये p छोड़ के इज इक्वल टू पार्शियल x बार p ओवर पार्शियल x1 a1 प्लस पार्शियल xp बार, मैं p को फिक्स कर रहा हूं, और दूसरी टर्म आपके पास क्या आ जाएगी, पार्शियल x2 a2 प्लस nth टर्म लिख दें। nth टर्म में भी सेम इसी तरह, मैं सिर्फ लास्ट वाला an लिख देता हूँ, बाकी दोनों टर्म्स एज इट इज जैसे थी। और ये आपका डेरिवेटिव वाली टर्म, फर्स्ट टर्म एज इट इज आ जाएगी ये जो थी,
और नीचे मैं सिर्फ एक्स लिख देता हूँ, एक्स एन पार्शियल जहाँ पे था वही है एज इट इज आ गई पार्शियल एक्स एन, और इसे अगर हम लिख रहे थे पार्शियल एक्स बार पी। मैंने डमी इंडेक्स को पहले वेरिएशन दी, तो ये तो आ जाएगी हमारे पास इसकी जर्नल वेरिएशन। इस जर्नल वेरिएशन को अगर हम इंडिविजुअल टर्म में करेंगे तो वो टर्म आ जाएगी जब इंडिविजुअल में करेंगे तो हमारे पास ये टर्म ये पार्शियल ए वन बार इज इक्वल टू पार्शियल एक्स वन बार, और बाकी सारी वही ए वन ए टू ए एन। सेकेंड में सिर्फ ये ए टू चेंज हुआ तो ये एक्स ये वाले चेंज हो गए, ये टर्म्स आ गई हमारे पास। लास्ट पे ए एन बार इज इक्वल टू ये पार्शियल एक्स एन। जी, तो ये आपके पास टर्म आ गई। अब इन टर्म्स को हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। लेफ्ट साइड पे लेफ्ट साइड का मैट्रिक्स हमारा सारा ये वन बन गया, ए वन बार ए टू बार ए एन बार, और ये जो सारे वो थे टर्म्स थी ये आपने मेन मैट्रिक्स बना लिया, और ये ए वन ए टू ए एन दोबारा आप इन्हें मल्टीप्लाई करें तो एग्जैक्टली वही सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आते हैं। तो इसको हम कहते हैं ये हमारा कंट्रावेरिएंट टेंसर ऑफ ऑर्डर वन था, ये उसके हमने डिफरेंट नोटेशन जी। अगर हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट्स हो तो हम ये इनको 3 टर्म में लिखें, ये हमारे पास एक सिंपल मैट्रिक्स बन जाएगा। अब फर्स्ट ऑर्डर टेंसर कोवेरिएंट फॉर्म। अब कोवेरिएंट में क्या है, जैसे भी बताया सारा प्रोसीजर वही, सिर्फ इसमें हेड का फर्क है। उसमें जो आपने इंडेक्स था वो हेड पे लिखा था, यहाँ बेस पे लिख रहे हैं। A set of n quantities ai in the coordinate system x is equal to x1, x2, xn is said to form the components of the covariant tensor of order 1 if it related to another set of n quantities a bar p, p at bottom या pr, p as a subscript in a coordinate system x bar is equal to x1 bar, x2 bar, xn by the transformation equation। अगर आप कहते हैं जी इस तरह लिख सकते हैं। अच्छा, इसमें ये x के जो है वो कोऑर्डिनेट सेम रहे, जहाँ इस पे अगर हेड पे लिखा था तो उसमें भी हेड पे लिखा था, सिर्फ डिफरेंस आया आपके टेंसर में। तो आपका टेंसर जो है ए बार पी, ये सबस्क्रिप्ट हो गया, यहाँ पे सबस्क्रिप्ट हो गया। अगर सुपरस्क्रिप्ट होगा तो कंट्रावेरिएंट, अगर सबस्क्रिप्ट होगा तो कोवेरिएंट। बाकी सेम प्रोसीजर जो उसमें किया था वही इसमें किया, सेम उसकी तरह ही इसको आपने वेरिएट किया। ए वन बार इज इक्वल टू वही आपके पास ये वन आपका था, ये नीचे सब में वन सेम, ऊपर ये आपकी चेंज आ गई थी, ये आपने डमी इंडेक्स के अकॉर्डिंग लिख दिया। ए टू भी वही, ए थ्री भी वही, और इनको सेम उसी तरह जैसे पहले को आपने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा था तो ये ए एन तक मैट्रिक्स फॉर्म लिख दें, और अगर आपके पास ये 3 कोऑर्डिनेट्स हैं तो 3 कोऑर्डिनेट में मैट्रिक्स फॉर्म लिख दें। इसके बाद है कंट्रावेरिएंट फॉर्म ऑफ सेकंड ऑर्डर टेंसर। आपके पास सेकंड ऑर्डर हो तो a set of n square quantities aij in the coordinate system x1 to n is said to form the components of the covariant tensor, sorry यहाँ पे वर्ड गलत लिखा गया, contravariant tensor of order 1 if it related to another set of n quantities p bar, sorry, bar pq in the coordinate system, this one by the transformation equation। अच्छा, यहाँ पे ये एक बात एक्सप्लेन करने वाली है, a set of n square quantities। n स्केयर क्वांटिटीज क्यों है कि यहाँ पे हमारे पास इसकी कितनी क्वांटिटीज आती थी, अगर हमारे पास एक सिंगल इंडेक्स था तो n क्वांटिटीज। यहाँ पे देखिए ये प्रोडक्ट बन रहा है दोनों का, यहाँ पे ये p और q या i और j, इसके n कोऑर्डिनेट इसके और n कोऑर्डिनेट इसके, तो इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स स्केयर हो जाएंगे। तो अब हमने क्या किया, a बार पी क्यू इज इक्वल टू पार्शियल एक्स बार पी और पार्शियल एक्स आई, पार्शियल एक्स बार क्यू और पार्शियल एक्स जे, ए आई जे। तो आपके पास ये कंट्रावेरिएंट फॉर्म आ गया।
अब कंट्रावेरिएट फॉर्म को सेम उसी तरह जैसे हमने पहले चेंज किया था, यहाँ पे आपके पास ये इस साइड पे, राइट साइड पे आपके पास डमी इंडेक्स क्या है, आई और जे, ये दोनों डमी इंडेक्स है। इन दोनों को हमने उसी तरह जैसे पहले में चेंज किया था। ये लेफ्ट साइड, इसके कोऑर्डिनेट पहले इसके सारे के कोऑर्डिनेट लिख लें। ये अच्छा हेल्दी किस्म की एक्टिविटी हो गई, आप लोगों ने पेज पे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे ए बार पी क्यू इज इक्वल टू पार्शियल एक्स बार पी और पार्शियल एक्स आई और पार्शियल एक्स बार क्यू और पार्शियल एक्स जे ए आई और जे दिया हुआ है। अब यहाँ पे आई जे की वेरिएशन पहले थे पहले स्टेप में, तो ये पहले स्टेप की वेरिएशन ये आ जाएगी आपके पास। और फिर आपके पास ए की और ए थर्ड उस पर कर दी, तो ये आपके पास तीनों की वेरिएशन आ गई। पहले ये आपके पास ये लेफ्ट साइड है ए बार 1 1 ए बार 1 2 ए बार 1 एन, और इसी तरह बाकी एलिमेंट्स, और ये एलिमेंट्स अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो आपका रिजल्ट वापस वही आ जाएगा जो पहले था। या इसको मजीद ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में, ये 3 कोऑर्डिनेट्स दिए हो तो आप इन्हें सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, सॉल्व भी कर सकते हैं। ये आपके पास जनरल टर्म है, ये जो टर्म है ये आपके पास अगर n कोऑर्डिनेट्स दिए हो तो फिर आप लिख सकते हैं। ये अगर आपके पास 3 कोऑर्डिनेट्स दिए हो तो आप इन्हें सिंप्लीफाई कर सकते हैं या मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो वो जो आपने मल्टीप्लिकेशन है, आप इनको मल्टीप्लाई करके देखें, आपके पास इक्वेशन सेम वही आ जाएंगी जो उधर दी हुई थी। जी, नेक्स्ट है सेकंड ऑर्डर टेंसर ऑफ कोवेरिएंट फॉर्म। पहले हमने किया कंट्रावेरिएंट फॉर्म में। कोवेरिएंट और कंट्रावेरिएंट में डिफरेंस क्या है, इसमें ये जो इंडेक्स है वो नीचे दिया हुआ है, इसमें इंडेक्स ये पी क्यू और ये आई जे, बाकी वही सेम इक्वेशन। इक्वेशन में डिफरेंस, ये पी क्यू ऊपर था तो यहाँ पे पी क्यू ऊपर था, अब यहाँ पे पी क्यू इधर नीचे दिया हुआ, सब्सक्रिप्ट दिया हुआ था तो पी क्यू इधर नीचे आ गया, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। ये ए आई जे, या अगर मैं दूसरे लफ्जों में ये कहूँ